इतने शॉर्ट इंफॉर्मेशन में आप लोगों की उपस्थिति हुई, उसके लिए आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कि आपने इतने कम समय में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो जिस प्रकार आज हम सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले की जयंती है और उसी जयंती के अवसर पर आज हमने ये परीक्षा आयोजित की थी। तो यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं वो ज्योतिबा फुले नाम से सभी परिचित हैं, सभी कोई जानते हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताएंगे कि सभी को पता होगा उनके नाम के बारे में। सभी जानते हैं? ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं जानता? सभी जानते हैं ना? तो अच्छी बात है कि आप सभी उनके विषय में जानते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बाबा साहब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और विद्वान हैं, ये सभी को पता है। उनके बारे में अक्सर हम सोशल मीडिया पत्रिका में पढ़ते रहते हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले के बारे में हमें नहीं बताया जाता, ना तो किसी पाठ्यक्रम में उनके बारे में बताया जाता है और ना ही मीडिया के द्वारा उन्हें प्रचारित किया जाता है। तो आज की जयंती के अवसर पर मैं छोटा सा 2 मुद्दों पर बात करेंगे हम उनके, कि पहला मुद्दा यह है कि उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उनका इतिहास क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था। और दूसरे नंबर का मुद्दा है कि फुले साहब ने जो निर्णय लिया कि मैं इस देश में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाऊंगा। और साथियों, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस शब्द का अर्थ आज तक हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, उसमें अनपढ़ को तो मालूम होने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है। उसके बाद फुले साहब ने जो अपना सामाजिक आंदोलन शुरू किया, तो उस सामाजिक आंदोलन के चरण है, स्टेप है। उनके आंदोलन का जो पहला चरण है वो है शिक्षा, एजुकेशन। उनके आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो है साहित्य, लिटरेचर। उनके आंदोलन का जो तीसरा चरण है वो है महिला, वोमेन। उनके आंदोलन का जो चौथा चरण है वो है प्रेरणा स्रोत। उनके आंदोलन का जो अगला चरण है वो है सत्य शोधक समाज की स्थापना। उसके आगे का जो उनका आंदोलन का जो चरण है कि जब फुले साहब ये सब आंदोलन चला रहे थे तो उनके दुश्मनों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। और उसके बाद जो आता है कि उनके दुश्मनों ने तो उनके साथ जो व्यवहार किया, लेकिन उनके परिवार वालों ने, उनके समाज वालों ने, उनके मित्रों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। और इसके बाद लास्ट में हम एक स्टेप, अंतिम स्टेप हम लेना चाहेंगे कि इनसे हमें क्या सीख मिलती है और हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार अगर हम ज्योतिबा फुले के जीवन को, उनके आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ फूले हमारे हाथ में आए, कुछ फूले के फूल हमारे हाथ में आए, जिन्हें आज उनके जयंती के निमित्त हम अभिवादन स्वरूप भेंट कर सके। तो साथियों, इसमें जो पहले नंबर का जो मुद्दा है कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है, इनका इतिहास क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, तो एक बार ज्योतिबा फुले अपने मित्र की शादी में, अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में उनकी बारात में गए हुए थे। उनके उस ब्राह्मण मित्र का नाम था सखाराम परांजपे। और ज्योतिबा फुले उस शादी में ब्राह्मणों के साथ चल रहे थे। अच्छा, उनके साथ तो चल रहे थे, लेकिन उनके साथ वे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। तो उस बारात में
जो सनातनी थे, जो सनातनी अपने आप को कहते हैं सनातनी ब्राह्मण थे, उनको बहुत बुरा लगता है कि ये शूद्र हमारे साथ कैसे चल रहा है। अच्छा, हमारे साथ तो चल रहा है, लेकिन ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज एक शूद्र आया है, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, और इस प्रकार जो हमने ये व्यवस्था निर्माण की है वो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। फिर हमारा कोई मान सम्मान नहीं करेगा। तो उन सनातनी ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फुले को बारात से निकाल दिया, हकार दिया, अपमानित किया। मतलब जैसे एक अपमानित किया, जैसे हम किसी को निकालते ना, वैसा उनको बारात से निकाल दिया। आप सोच सकते हैं, आप किसी की शादी में गए हैं और उस शादी में आप किसी खाने के टेबल में बैठे हैं या शादी के किसी अन्य प्रोग्राम में शामिल है, और कोई वहां से आपको निकाल दे, अपमानित करके निकाल ले, तो बुरा तो लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा। तो ज्योतिबा फुले को भी बुरा लगा, और ज्योतिबा फुले वहीं पे खड़े रहे और बारात आगे निकल गई। फुले वहीं खड़े खड़े सोचने लगे कि मैं शूद्र यानी कौन, मैं अछूत यानी कौन, मेरा खून भी लाल है, इनका खून भी लाल है, मेरे शरीर में जो अवयव है इनके शरीर में भी वही अवयव है, मुझे भी भूख लगती है, इन्हें भी। साथियों, अपमान करना एक सिद्धांत होता है। अपमान उन्हीं को लगता है जिनका स्वाभिमान होता है। जिनका स्वाभिमान नहीं होता वो अपमान सहन कर लेते हैं, और अपमान सहते सहते फिर लाचार बन जाते हैं। अपमान का जो आखिरी स्टेप है वो लाचारी का है। फूले स्वाभिमानी थे, उनको बहुत गुस्सा आया, और जब फूले ये सोच रहे थे कि मैं शूद्र कैसे और वो ब्राह्मण कैसे, तो वहीं पे एक पेड़ था, और उस पेड़ के पीछे एक अछूत आदमी छुपा हुआ था। तो वो सामने आता है और हंसते हंसते सामने आता है। हंसी के अनेक प्रकार होते हैं, आप देखे होंगे आदमी की कई प्रकार की हंसी होती है। हंसी के अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन एक हंसी ऐसी होती है जैसे वो आपको दोष देकर हंस रहा हो, आपकी खिल्ली उड़ाकर हंस रहा हो। उस अछूत आदमी के हंसने का जो नजरिया था वो भी ऐसी था कि वो फूले को दोष देकर हंस रहा, उनकी खिल्ली उड़ाकर हंस रहा। और फूले देखते हैं कि उसके गले में मटकी बंधी हुई है, कमर में झाड़ू बंधा हुआ है, हाथ में काला धागा बंधा हुआ है, और वो हंस रहा। तो फूले उनसे पूछते हैं, आप क्यों हंस रहे हो, आप क्यों हंस रहे हो? तो वो हंसता हुआ अछूत आदमी फूले को कहता है, आप क्यों गए थे वहां, आप तो बारात में क्यों गए थे? तो फूले साहब को बड़ा अजीब लगता है। ये आदमी, इसके गले में मटकी बंधी हुई है, कमर में झाड़ू बंधा हुआ है, हाथ में काला धागा बंधा हुआ है, और इसको अपमान नहीं लग रहा। तो फूले साहब उनको पूछते हैं, आपको ये अपमान नहीं लगता? तो वो आदमी कहता है, नहीं, मुझे ये अपमान नहीं लगता, नहीं, मुझे ये अपमान नहीं लगता, क्योंकि ये मेरे पूर्व जन्म का पाप है। मतलब ब्राह्मणी व्यवस्था में ये बताया गया, ये पढ़ाया गया, ये समझाया गया कि ये जो आपकी व्यवस्था है ये आपके पूर्व जन्म का पाप है। तब वहां पे फूले साहब का माथा ठनकता है, उनको इस समस्या का, इस रोग का निदान समझ में आता है कि इस आदमी का जो अपमान हो रहा है, असल में उसे उस अपमान का एहसास ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मेरा अपमान हो रहा है। इसी को बाबा साहब कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ देगा।
जिसको बाबा साहब कहते हैं। और इनको एहसास ही नहीं है कि मेरा अपमान हो रहा। तो वहां पे फुले साहब निर्णय लेते हैं कि मैं इस देश में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाऊंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं और रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। मतलब मैं अपने लोगों को स्वयं का सम्मान करने की लालसा, इच्छा पैदा करने वाला मूवमेंट चलाऊंगा। वो उन्होंने वहां पे निर्णय लेता है। और इन सब कारणों के पीछे जो उनको समझ में आता है, इन सब के पीछे का कारण क्या है? शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव है, ये अज्ञानता है, और अज्ञानता बस ये इसे पूर्व जन्म का पाप कर रहे हैं। अगर हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में अगर स्वाभिमान नहीं है तो हमें किसी भी चीज का अपमान नहीं है। तो फुले साहब का जो पूरा संघर्ष था, जो उनका पूरा आंदोलन था, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन था। मतलब आदमी को अपने जीवन में खुद का सम्मान कैसा करना चाहिए, इस पर उनका पूरा फोकस था। और इसी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित किया। आप आगे देखेंगे कि उन्होंने पहली पाठशाला खोली। 1948 में उन्होंने पहली पाठशाला खोली। उस 1848 में उन्होंने पहली पाठशाला खोली। उस पाठशाला का नाम क्या था पता है? जो ज्योतिबा फुले साहब ने 1848 में पहली पाठशाला खोली, उस पाठशाला का उन्होंने नाम भी रखा था। उस पाठशाला का नाम था अहिल्या आश्रम। क्या था? अहिल्या आश्रम। और फुले साहब ने मतलब एजुकेशन है ना, उसकी एक डेफिनेशन बनाई थी। फुले साहब कहते हैं कि जो सही और गलत में जो अंतर सिखाता है उसे एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन का उद्देश्य क्या? सही और गलत में अंतर समझाना। और ये फुले साहब की आधी अधूरी व्याख्या, मतलब आधी व्याख्या क्या कि शिक्षा का मतलब क्या? सही और गलत में अंतर समझाना। और पूरी व्याख्या क्या? सही के लिए संघर्ष करना। मतलब पहले सही और गलत समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया कि ये सही है और ये गलत है, तो सही के लिए संघर्ष करना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। ये फुले साहब की शिक्षा थी। असल में भारत में ये हुआ कि फुले साहब को ना शिक्षा पाठ्यक्रम में कभी शामिल ही नहीं किया गया। ये सबसे बड़े भारत के लिए कहना चाहिए एक त्रासदी है, खासतौर पर जो स्टूडेंट है और जो टीचर है उन सब के लिए। क्योंकि सोचिए 1848 में उन्होंने पहली पाठशाला खोली। उस समय किसी भी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। केवल शूद्र अछूत समाज से ही नहीं, किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मतलब कितना बड़ा आंदोलन होगा। आज देखिए, आज आप जितने बच्चे हैं, आप सबको लोकेश सर, देवेंद्र सर, वंदना ताई, चेतना ताई, ये सब ट्यूशन देते हैं ना, निःशुल्क ट्यूशन देते हैं। तो सब आप इनका सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान करते हैं, और आपके परिवार वालों को पता चलता है तो वो भी उनका सम्मान करते हैं, है कि नहीं? लेकिन सोचिए, जब ज्योतिबा फुले जी जब स्कूल खोल रहे थे, तो जब वो महिलाओं को पढ़ाने ले जा रहे थे तो उनके साथ सम्मान नहीं किया गया, उनका अपमान किया गया। पता है ना, सावित्री आई के साथ पढ़ने जा रहे हैं तो उनके ऊपर गोबर फेंका जा रहा है, उनके ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है। तो वो उस समय वो आंदोलन चला रहे। कितनी स्थितियां पर बदल गई। आज हम किसी को ट्यूशन देते हैं, किसी को निःशुल्क शिक्षा देते हैं तो हमको सम्मान मिलता है, लेकिन उस समय ज्योतिबा फुले जब दे रहे थे तो उनका अपमान हो रहा था। ये अंतर है। तो उनका जो आंदोलन है वो बहुत बड़ा आंदोलन है, इसीलिए बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना। सोचिए, बाबा साहब हमारे लिए कितना प्रिय है, कितना अजीज है। आज पूरे विश्व में उनकी जयंती मनाई जाती है।
भारत का शायद ही ऐसा कोई कोना हो, ऐसा कोई गांव हो जहां उनकी जयंती नहीं मनाई जाती। और वैसे महापुरुष ने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना। और कितना पढ़े थे ज्योतिबा फुले? केवल 7वीं पढ़े थे। और बाबा साहब कितना पढ़े थे? दुनिया के 6 विद्वानों में एक थे बाबा साहब। बाबा साहब ने जितनी डिग्रियां हासिल की थी, आज तक भारत में कोई उतनी डिग्रियां हासिल नहीं कर सका। वो MA थे, MPhil थे, PhD थे, DSc थे, बार लॉ थे, LLT थे। कहते हैं ऐसी 33 प्रकार की डिग्रियां थी बाबा साहब के पास। और ऐसी 33 डिग्रीधारी ने 7वीं पास फुले साहब को अपना गुरु माना, क्योंकि आंदोलन अलग अलग था। अभी मैंने बताया ना, हमको शिक्षा मिल रही तो हम अपने गुरु को सम्मान कर रहे हैं। जब ज्योतिबा फुले जी शिक्षा दे रहे थे तो उनका अपमान हो रहा था। ये बहुत बड़ा फर्क है, डिफरेंस। तो उसके मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबको मेरे को लगता है समय का ध्यान में रखते हुए फिर किसी दिन हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन जो आयोजन समिति ने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया, मैं भाव आपसे निवेदन करूंगा कि हम अगली बार से इसके लिए थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि जो ये मेरे को लगता है लगभग हमारे आसपास के संपर्क ही वाले बच्चे हैं, लेकिन हम इस आयोजन को, इस परीक्षा को अगर हम बिलासपुर स्तर तक ले जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिबा फुले के बारे में आप लोग स्कूल के साथ साथ थोड़ा अगर समय मिले तो थोड़ा जरूर पढ़िएगा। बहुत ही बड़ा आंदोलन है इनका, इनके जीवन का। और जो शिक्षा की जो नींव है, ज्योतिबा फुले साहब ने शिक्षा की नींव रखी। उस नींव पर बाबा साहब ने बड़ी इमारत बनाई और मजबूत इमारत। नींव मजबूत होती है तो इमारत और बिल्डिंग मजबूत होती है। तो ज्योतिबा फुले साहब ने नींव रखा और उस नींव पर बड़ी बिल्डिंग का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब को सभी जानते हैं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत ही सही ज्योतिबा फुले साहब के बारे में पढ़ें, उनको समझें, उनको जानें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।